दांतों के स्ट्रक्चर का अचानक गायब हो जाना किसी मेडिकल मिस्ट्री से कम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक डिटेक्टिव की तरह इस टूथ रिजॉर्प्शन के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। इसका डीप कोर आखिर क्या है, अलग अलग सिनेरियोज में ये बीमारी कैसे रूप बदलती है। चलिए इस रूट कॉज और निदान के बेहतरीन सफर पर चलते हैं। इस सफर को हमने कुछ खास हिस्सों में बांटा है। पहले हम रिजॉर्प्शन की मिस्ट्री और उसके क्लिनिकल डैमेज को कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद सीधे रियल वर्ल्ड क्लिनिकल सिनेरियोज पर आएंगे, चाहे वो इंटरनल रिजॉर्प्शन हो, एक्सटर्नल हो या फिर इन्वेसिव। और आखिर में एक ऐसी यूनिवर्सल क्लिनिकल लैंग्वेज की बात करेंगे जो इस पूरे फील्ड को बदल रही है। किसी भी क्राइम या मेडिकल रहस्य को सुलझाने का पहला नियम क्या होता है? उसके बेसिक रूल्स को समझना, राइट? देखिए, बिना ग्राउंड रूल समझे इस कंडीशन की जड़ तक पहुंचना नामुमकिन है। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, द डीप कोर यानी रिजॉर्प्शन ट्रायड। ये ट्रायड दरअसल वो बुनियादी ढांचा है जिसमें इस पूरी बीमारी की असली जड़ छुपी हुई है। ये हमें बताता है कि आखिर किसी भी तरह के रिजॉर्प्शन को ट्रिगर करने के लिए किन 3 चीजों का होना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेंटिन या सीमेंटम तब तक नष्ट नहीं हो सकते जब तक ये 3 बायोलॉजिकल कंडीशंस एक ही समय पर मौजूद ना हो। पहला, जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं ना, जैसे पेरियोडोंटल लिगामेंट या सीमेंटम, उनका टूटना। दूसरा, एक लगातार स्टिमुलेट करने वाला फैक्टर चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ट्रॉमा हो या फिर प्रेशर। और तीसरा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट, क्लास्टिक सेल्स को जिंदा रखने के लिए एक एक्टिव ब्लड सप्लाई। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो समझ लीजिए रिजॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। अब जब रूल्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल डैमेज को कैटेगराइज करने की तरफ, क्योंकि हिस्टोरिकली इस टॉपिक ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया है। पहले ना करीब 16 अलग अलग भ्रमित करने वाले क्लासिफिकेशंस होते थे, पर अब इस एनाटॉमिकल टैक्सोनॉमी को देखिए, इसे सिर्फ 11 स्पष्ट एनाटॉमी बेस्ड पैथोलॉजीज में बांट दिया गया है। मुख्य रूप से 2 ही ब्रॉड कैटेगरीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। कितना सिंपल और क्लियर हो गया है ना? तो चलिए अपने डीप कोर नॉलेज को यूज करते हुए पहले क्लिनिकल सिनेरियो की तरफ चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस खतरे से जो दांतों के बिल्कुल अंदर से पनपता है। जरा इस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए, एक रूटीन चेकअप चल रहा है, एक्सरे निकाला गया और अचानक दिखता है कि एक दांत में हल्का सा पिंक ह्यू यानी गुलाबी रंग आ गया है, पर पेशेंट को कोई दर्द नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आखिर इस पल्प चेंबर के अंदर चल क्या रहा है? इस तरह सिनेरियोज के जरिए सोचने से ना, जो दिख रहा है और जो सचमुच सेल्स के लेवल पर हो रहा है, उसके बीच का कनेक्शन एकदम क्लियर हो जाता है। इस रहस्य का जवाब है इंटरनल रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन। ये एक बेहद रेयर प्रोसेस है जहां पल्प और डेंटिन अंदर ही अंदर नष्ट होते जाते हैं और उनकी जगह पूरी तरह से बोन ले लेती है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? शुरुआत में कोई लक्षण ही नहीं होते। ये डीप कोर रिप्लेसमेंट प्रोसेस इतनी चुपचाप आगे बढ़ता है कि अक्सर सिर्फ एक्सरे स्क्रीनिंग में ही पकड़ा जाता है। अंदर की बात तो हो गई, अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को दांत के बाहरी हिस्से की तरफ मोड़ते हैं, जहां पेरियोडोंटल लिगामेंट और सीमेंटम को और भी खतरनाक डायग्नोस्टिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक और क्लासिक सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए कोई चोट लगी या ट्रॉमा हुआ और उसके बाद एक दांत थोड़ा सबमर्ज्ड यानी दबा हुआ सा लग रहा है, और जब उस पर हल्के से टैप करते हैं तो एक अजीब सी मेटालिक या वुडी आवाज आती है। दूसरे दांतों जैसी आवाज क्यों नहीं है इसकी? ये सुनने वाला लक्षण ना किसी भी क्लिनिशियन के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। ये केस है एक्सटर्नल रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन का। यहाँ डीप कोर मैकेनिज्म कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। होता क्या है कि सुरक्षा देने वाला पीडीएल बैरियर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है एंकिलोसिस, मतलब आसपास की हड्डी लिटरली दांत के साथ जुड़ने लगती है। क्लास्टिक सेल्स सीमेंटम को खत्म करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट रूट को पूरी तरह बोन से रिप्लेस कर देते हैं। एक तरह से हड्डी दांत को खा जाती है। खैर, इस कंपैरिजन पर आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन के बीच का फर्क समझना सही ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। इंटरनल प्रोसेस तभी रुकता है जब बैक्टीरिया ब्लड सप्लाई को पूरी तरह नष्ट कर दें, लेकिन एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन का रूट कॉज अक्सर कोई फिजिकल चोट या बहुत पुराना इन्फेक्टेड रूट केनाल होता है, और इसमें चबाते समय जोरदार दर्द होता है और अक्यूट एपिकल पेरिडोंटाइटिस देखने को मिलता है। चलिए एक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आपके सामने रखते हैं।
रेडियोग्राफ में दिख रहा है कि एक नहीं बल्कि कई दांतों की जड़ें अचानक छोटी हो गई हैं। पर ट्विस्ट ये है कि ना पहले कोई चोट लगी है, ना ब्रेसेस लगे हैं और ना ही कोई कैविटी है। सब क्लियर है। तो अब ऐसे में हमारी डायग्नोसिस क्या होगी? जब यूजुअल सस्पेक्ट्स मौजूद ना हो तो मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। ऐसे अजीब केसेस को इडियोपैथिक रिजॉर्प्शन कहा जाता है। ये एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन का एक बड़ा ही रेयर रूप है जिसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं पता, पर ये कई दांतों के एपिकल पोर्शंस को एक साथ टारगेट करता है। हालांकि ये रेयर है, पर इसका पता लगाना जरूरी है ताकि बेकार के लोकल ट्रीटमेंट से बचा जा सके और ध्यान किसी बॉडी लेवल यानी सिस्टेमिक इश्यू की तरफ दिया जा सके। इसके बाद इस एक्सप्लेनर का फोकस एक ऐसी अग्रेसिव और विजुअली कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजी की तरफ जाता है जो शायद सबसे ज्यादा चतुर है। इसे समझने के लिए एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रोग्रेशन को विजुअली समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। उन फिंगर लाइक चैनल्स को देखिए जो हॉरिजॉन्टल, कोरोनल और एपिकल हर दिशा में फैल रही हैं। ये इन्वेसिव और प्रेशर रिजॉर्प्शन का एक बेहद इंसिडियस यानी चुपचाप और तेजी से आगे बढ़ने वाला रूप है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस कंडीशन का डीप कोर हाईली वैस्कुलर होता है, मतलब खून की नालियों से भरा हुआ। इसीलिए प्रोब करने पर अक्सर बहुत खून निकलता है। ये शुरू होता है सीमेंटो इनैमल जंक्शन के एक डिफेक्ट से। वहां से ये फाइब्रस टिश्यू डेंटिन में अपनी जगह बनाता है और एंड में बोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डायग्नोस्टिक चुनौती है। तो अब जब हमने इस डीप कोर और अलग अलग सिनारियोज को समझ लिया है, आइए देखते हैं कि ये सब ग्लोबल डेंटल कम्युनिटी के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाने में कैसे मदद करता है। ये कोड बिल्कुल परफेक्टली समराइज करता है कि किसी भी बीमारी का वर्गीकरण कैसा होना चाहिए। ये क्लियर करता है कि हमें उन पुराने और भ्रमित करने वाले 16 सिस्टम्स को पीछे छोड़कर एक ऐसी भाषा और एनाटॉमिकल मॉडल क्यों अपनाना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड हर क्लिनिशियन समझ सके, ताकि हम एविडेंस बेस्ड डिसीजंस ले सकें। और इस यूनिवर्सल अडॉप्शन के फायदे बेमिसाल हैं। जब सारी दुनिया एक स्टैंडर्ड क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी यूज करती है तो बीमारी की एटियोलॉजी को लेकर कोई उलझन नहीं रहती। हॉस्पिटल्स और अलग अलग देशों के बीच डेटा शेयर करना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये क्लिनिशियंस को एकदम सटीक एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की तरफ ले जाता है। इन क्लिनिकल सिनेरियोज को इस फ्रेमवर्क से जोड़ना ही इस एक्सप्लेनर का असल मकसद है। अब जाते जाते एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर बस एक यूनिवर्सल डायग्नोस्टिक लैंग्वेज दांत के रिजॉर्प्शन जैसे जटिल रहस्य को इस तरह पूरी तरह सुलझा सकती है, तो सोचिए अपने अप्रोचेस को स्टैंडर्डाइज करने से ग्लोबली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का आगे का भविष्य कितना ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये एक ऐसी छोटी सी सोच है जो आगे चलकर पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का नज़ारा बदल सकती है।